गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत देखेंगे। आपको बता दें कि आजकल जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वह करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बेस्ड रहता है, तो इसलिए आप लोग जो है न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर्स कलेक्ट करें। हो सके आप खुद से जो है 2 न्यूज़पेपर पढ़ें। 2 न्यूज़पेपर में से द हिंदू, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो द हिंदू पढ़ें और फिर दैनिक जागरण पढ़ें। और अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी का पेपर जो है आपके पास नहीं उपलब्ध है तो कोई सा 2 पेपर आप पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण और ये। आपको ये भी बता दें कि अगर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपके पास उपलब्ध है तो राष्ट्रीय संस्करण जरूर पढ़ें, क्योंकि राष्ट्रीय संस्करण में आपको ऐड नहीं रहेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा, मेन जो है जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज रहेगा वो रहेगा। चलिए आज का हम लोग पहला करंट अफेयर्स देखते हैं और आज का पहला करंट अफेयर्स जो है इसके बारे में आप लोग बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स में जो पूछा जाएगा वो उसको आप याद रखना है। उन तथ्य को हम यहाँ पर उकेरेंगे, यहाँ पर बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं। जैसे कि आप बीपीएससी में देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें करंट अफेयर्स में पूछा गया है। तो आपको क्या पूछा गया है तो ये आप लोग पहले देख लीजिए। टोटल जो है दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा में, एक यह याद रखना है। और इसमें 48 सीटें जो है वो बीजेपी को मिला है और 22 सीटें ये मिला है आपको, दैट मीन्स आम आदमी पार्टी को मिला है। इससे संबंधित जो है इस तरह का करंट अफेयर्स बीपीएससी का प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स का आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या पूछा गया था कि जब बिहार में और यूपी में एग्जाम हुआ, एग्जाम नहीं अपितु चुनाव हुआ था, तो चुनाव हुआ था तो उसमें जो है पूछा गया था जिन जिन पार्टियों को सीट जितना मिला था वह पूछा गया था। तो राजद को कितना मिला था, उसके बाद जनता दल यू को कितना मिला था और भाजपा को कितना मिला था, कांग्रेस को कितना मिला था। ये जो है एक सारे पार्टी का नाम देके नीचे में जो है सीटों की संख्या दे दी गई थी और फिर टोटल कर दिया गया था। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जा चुका है, तो आप लोग जो है इस तरह भी करंट अफेयर्स पढ़ें, अगर पूछा जाए तो आप कर पाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स में आपको याद रखना, आप 22 सीट और बीजेपी 48 सीट, टोटल सीट दिल्ली में विधानसभा का 70 है, 70 है, यह आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको पॉलिटी के अंतर्गत मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27 साल बाद जो है बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाएगी, दैट मीन्स कि बीजेपी जो है यहाँ 1997 में जो है इनकी सरकार थी। उसके बाद 1998 में बना कांग्रेस का सरकार। कांग्रेस की सरकार जो है करीब 15 साल तक रही थी और बाद में फिर आम आदमी पार्टी का सरकार बना। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ अन्य और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे। वह करंट अफेयर्स जो है यह होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाजपा से, और साथ ही साथ कि पहले भाजपा से मुख्यमंत्री कौन था, यह भी जो है करंट अफेयर्स में बनेगा। तो यह सारे करंट अफेयर्स जो है जैसे ही वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित होता है, शपथ लेता है, तो हम उसके बारे में अपडेटेड वीडियो या कहें अपडेटेड करंट अफेयर्स जो है आप लोगों को बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाँ, ये भी कि कौन जीता, क्या कारण था, ये सब जो है करंट अफेयर्स में कोई जरूरी नहीं, बस ये चाय के दुकान पे बैठ के जो है बातें करने के लिए जरूरी है कि क्यों जीता नहीं जीता, ये करंट अफेयर्स में नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। यह करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट है
और करंट अफेयर्स है कि चीन की BRI परियोजना से बाहर हुआ लैटिन अमेरिका देश पनामा जिसकी की कैपिटल है पनामा सिटी, यह जो है बाहर हो चुका है देश। आपको बताते चले कि ट्रंप ने जब से बोला है कि पनामा कैनाल को, पनामा नहर को जो है यह अपने में अंडर लेगा, तब से यह पनामा देश भी चर्चा में रहा है। और पनामा जो है अभी क्या हुआ है कि BRI से, BRI दैट मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे जो है इटली भी बाहर हो चुका है। इटली, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये यूरोपीय देश है, जबकि ये एक लैटिन अमेरिका में भी मुख्य रूप से कॉन्टिनेंट की बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका का जो है ये देश है, ध्यान में रखना है। हाँ, अब जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ तथ्य आपको बता दें। इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड, और इसी को कहा जाता है न्यू सिल्क रोड, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसको इंट्रोड्यूस किया था BRI को 2013 में, मतलब 2013 में जो है इसको लाया गया था शी जिनपिंग के द्वारा। और यह लाया गया था इसलिए क्योंकि जो ओल्ड प्राचीन समय में सिल्क रोड था उस को डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ जो है मुख्य रूप से अर्बन डेवलपमेंट में भी यह चीन ने कहा था कि इसके माध्यम से, BRI के माध्यम से हम पूरे विश्व में जो है, विश्व में करीब 150 कंट्री में हम डेवलप करेंगे। क्या चीज में? तो रोड में, रेल का डेवलप करेंगे, उसके बाद एनर्जी का डेवलप करेंगे, जो भी इस देश में, जो देश इसके अंतर्गत आएगा उसमें एनर्जी का करेंगे, उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर जो है मैरीटाइम सिल्क रोड बनाएंगे। तो मैरीटाइम सिल्क रोड बनाएंगे। तो ये सारा जो है कहा गया था डेवलपमेंट की बात BRI के अंतर्गत, लेकिन BRI के अंतर्गत इन डेवलपमेंट के जो है के कारण बहुत सारे देश ऋण ग्रसित हो चुके हैं, और यही कारण है कि बहुत सारा देश अब धीरे धीरे इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को बाहर कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पनामा 2017 में जो है इसमें शामिल हुआ था, और 2025 में अपने आप को वापस ले लिया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है, कहीं पर लिख लेना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है मुख्य रूप से क्या ध्येय है। तो 6 ध्येय हमने आपको बताया है, वह 6 का 6 आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 2013 में इसको प्रारंभ किया गया, इन सब तथ्य को रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित। यहाँ पर आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन ट्रायल जो है यह सफल हुआ है। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बताते चले कि यह क्रायोजेनिक इंजन जो है गगनयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। गगनयान मिशन जो है यह मानव को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है भारत का, और इस क्रायोजेनिक इंजन का जो है नाम ये है, ध्यान में रखना है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, और इसको इसरो ने सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिया है। तो आपको यह भी यहाँ पर याद रखना है कि इस क्रायोजेनिक इंजन का जो है
कहाँ पर परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और तथ्य बता देते हैं जो कि 28 फरवरी को संभावना है कि उसका उद्घाटन हो। यह आपको याद रखना है कि इसरो जो है अपना एक नया सैटेलाइट लॉन्च पैड बना रहा है। वह जो है तमिलनाडु का ही एक जगह है कुलशेखरन पट्टिनम। याद रखेंगे, फिर से लिख देते हैं, इसको लिख लेंगे कुलशेखरन पट्टिनम। ये एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर जो है अपना स्पेस लॉन्च जो है बनाया जा रहा है या स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में इसरो का स्पेस स्टेशन कौन सा है, लॉन्चिंग स्टेशन, वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और यह कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा ये कुलशेखरन पट्टिनम में बनाया जा रहा है। यह आप लोग कहीं लिख लेंगे। 28 तारीख को संभावना है, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करे, और यह करंट अफेयर्स निश्चित ही कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। आगे जो है देखते हैं इसी करंट अफेयर्स में कि क्रायोजेनिक इंजन को तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन का जो है हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग करते हैं मुख्य रूप से GSLV में। और GSLV जो है क्या है कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है किसी भी सैटेलाइट को ले जा सकती है। जैसे अभी PSLV में भारत का जो है महारत हासिल है, इसरो को महारत हासिल है, लेकिन PSLV जो है ये 1000 से 1500 किलोमीटर तक ही जो है किसी भी सैटेलाइट को भेज सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य रूप से GSLV में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर एक और करंट अफेयर्स जो कि आपको याद करना है, और परहैप्स आपको याद भी हो गया होगा कि इसरो के नए प्रमुख जो है नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है, वी नारायण। इसरो प्रमुख एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी नारायण। तो ये याद रखना है कि इसरो के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है, वी नारायण। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इन्होंने जो है स्पेसडेक्स मिशन के बारे में बताया है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी स्पेसडेक्स मिशन में नहीं हुआ है। और स्पेसडेक्स मिशन के बारे में भी डिटेल्स में हम बता चुके हैं कि स्पेसडेक्स मिशन किससे संबंधित था। यह जो है 2 सैटेलाइट को जोड़ने का जो है मिशन था, जिसको कि सफलतापूर्वक जो है जोड़ दिया गया है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब डॉकिंग एंड अनडॉकिंग पद्धति जो है स्पेसडेक्स मिशन के अंतर्गत टेस्ट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है। यह ज्योग्राफी के अंतर्गत भी यह करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर्स के ज्योग्राफी के अंतर्गत कैसे है और करंट अफेयर्स के अंतर्गत कैसे है, इसके बारे में आपको बताते चलते हैं। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत पहले करंट अफेयर्स के अंतर्गत देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये है कि काम्या जो है ये काम्या कार्तिकेयन जो है ये इन्होंने 7 महाद्वीप के 7 कंटिनेंट है अर्थ पर, और उस 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर जो है फतह हासिल की है। और ऐसा करने वाली यह दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं।
महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है कि 7 समिट चैनल पूरा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। और ये सातों जो है जब ये पर्वतारोहण की फतह की उसके बाद राष्ट्रपति ने इनको पुरस्कार भी दिया है। इन सातों का जो है आपको नाम याद रखना है एज ए ज्योग्राफी। जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। इसको 2017 में जो है काम्या कार्तिकेयन ने इस पर जो है चढ़ाई की थी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, फतह की थी। और इस पहाड़ का कोई अस्थायी स्वभाव या मौसम नहीं है, यहाँ हर दिन नई चुनौतियाँ होती है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये याद रखना है। वहीं पर यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, इस पर यह 2018 में किया गया था, तो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत याद रखना है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद माउंट कॉसिस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यह जो है बहुत ही कम ऊंचाई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमेशा तेज हवा चलती है तो जो है यह पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। माउंट एल्ब्रूस की 5642 है। वहीं माउंट अकांकागुआ यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 6962 मीटर है। वहीं पर माउंट डेनाली यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी ज्योग्राफी के अंतर्गत याद रखना है आपको। 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह 8848 मीटर ऊंचा है और ये जो है एशिया में पड़ता है। और वहीं पर माउंट जो है विशन मैसिफ ये है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो ये सातों महाद्वीप की ऊंची चोटी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र में सातों पर्वत पर चढ़ाई करने वाली महिला बनी है, यह भी ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है इंसानों को लगी सूअर की किडनी प्रत्यारोपण जो है ये सफल रहा है। इस तरह का प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। बीपीएससी में जब दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो बायोलॉजी के अंतर्गत पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इंसान की लगी सूअर जो है यह किडनी में प्रत्यारोपण सफल रहा। यह कहाँ पर किया गया? तो यूएसए में। यूएसए के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के सर्जन ने 66 वर्ष के व्यक्तियों का जो है ये सफल परीक्षण किया। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी यूएसए में ही सूअर का जो है किडनी लगाया जा चुका था, लेकिन वह व्यक्ति कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह जो व्यक्ति है अभी तक जिंदा है और आगे देखते हैं उसमें क्या चेंजिंग आता है, तो उसके बारे में हम जो है बताएंगे। लेकिन चूंकि प्रत्यारोपण होने के बाद कुछ समय तक यह जिंदा रह चुका है, इसलिए जो है यह करंट अफेयर्स बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और इस बार जो है कुछ चेंजिंग भी किया गया। सूअर को जो है वह जो ह्यूमन जो बॉडी का इम्यूनो सिस्टम है उससे मिलता जुलता जो है उसमें विकसित किया गया था इम्यून, और उसके बाद जो है इसमें किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो आपको याद रखना है कि यह ट्रांसप्लांट सूअर का यूएसए में किया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है रजा लाइब्रेरी से। चूंकि आनंद महिंद्रा ने इसके बारे में जो है अफसोस भी जताया है और यह चर्चा में रहा है, तो आपको जरूर याद रखना है कि इतिहासकार, लेखक और फिल्मकार सैम
डेल रिम्पल ने जो है एक्स पर इसके बारे में बताया था और उसके बाद जो है आनंद महिंद्रा ने भी इसके बारे में बताया। तो आपको ये याद रखना है, खास करके अगर यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रजा लाइब्रेरी जो है कहाँ पर है, तो ये मुरादाबाद के रामपुर में है। यह आपको याद रखना है, मुरादाबाद के रामपुर में है। और रजा लाइब्रेरी करीब जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 1935 के आसपास जो है या उससे पहले बनाया गया है। और यहाँ पर जो है सेम की हालिया किताब शेटर्ड लैंड द 5 पार्टीशन ऑफ इंडिया 1935 और 1975 के बारे में जो है ये इन्होंने लिखा है। विलियम कोल्सन बुक ने, विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर विलियम कोलिंस बुक ने इसको प्रकाशित भी किया इस बुक का। तो इस बुक का भी आपको नाम याद रखना है कि सेम डेल रिम्पल जो कि बुक लिखे हुए हैं शेटर्ड लैंड द 5 पार्टीशन ऑफ इंडिया 1935 से 1975। इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। अब यहाँ पर बता दें कि यह लाइब्रेरी चर्चा में क्यों है। तो ये रजा लाइब्रेरी जो है करीब 3 शताब्दियों के लंबे समय से जो है यह फारसी संग्रह, अरबी, संस्कृत, तुर्की, उर्दू, पाश्तो और हिंदू पांडुलिपियों का दुर्लभतम एवं विशाल संग्रह जो है यहाँ पर है। करीब 30,000 पुस्तकें जो है यहाँ पर है, तो इसलिए यह चर्चा में है। आपको ध्यान में रखना है रजा लाइब्रेरी यूपी के मुरादाबाद के रामपुर में है और यह चर्चा में वर्तमान में है और बुक का नाम भी। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।